साल 2014 की वो ठंडी जनवरी की शाम दिल्ली के आलीशान दलीला पैलेस होटल न्यू दिल्ली के कमरे नंबर 345 के बाहर अचानक हलचल बढ़ जाती है। होटल के गलियारों में दौड़ते कदम, घबराए हुए चेहरे और पुलिस की तेज आवाजें माहौल को किसी फिल्मी सस्पेंस जैसा बना रही थी। कुछ ही देर में खबर आती है कि देश के बड़े नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर अब इस दुनिया में नहीं रही। टीवी चैनलों पर मिस्ट्री, सुसाइड या मर्डर, हाई प्रोफाइल डेथ जैसे शब्द चमकने लगते हैं। लेकिन इस शोर के पीछे एक ऐसी औरत की कहानी दबी हुई थी जिसने जिंदगी में हर मोड़ पर एक लड़ाई लड़ी थी। सुनंदा कोई साधारण महिला नहीं थी। कश्मीर की वादियों से लेकर दुबई की चमकती इमारतों तक उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई थी। बचपन में उन्होंने अपने परिवार को टूटते देखा। 1990 के दौर में कश्मीर हिंसा के दौरान अपने घर को जलते देखा, रिश्तों को बिखरते देखा और मौत को बेहद करीब से महसूस किया। मगर वो हर बार खड़ी हुई। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता की पत्नी के रूप में देखने लगे, जबकि सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया था। श्रीनगर के होटल रिसेप्शनिस्ट की छोटी नौकरी से शुरुआत करने वाली सुनंदा ने दुबई में इवेंट मैनेजमेंट और ज्वेलरी बिजनेस खड़ा किया। वो उन महिलाओं में थी जो किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने फैसलों पर जीती। लेकिन शायद यही बात दिल्ली की पॉलिटिकल दुनिया को कभी रास नहीं है। मीडिया की नजरें हर वक्त उनका पीछा करती थी। उनकी खुशी मुस्कान तक में खबर ढूंढा करती थी। आईपीएल विवाद में जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे तानों का भी सामना करना पड़ा। एक सफल बिजनेस वूमन को अचानक स्कैंडल की तरफ पेश किया जाने लगा। दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी भी धीरे धीरे उलझती जा रही थी। शशि थरूर से शादी के बाद शुरू में सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था। दोनों साथ में इवेंट्स में नजर आते थे। मीडिया उन्हें पावर कपल कहती थी। लेकिन कैमरों के फ्लैश के पीछे रिश्ते में दरारें गहरी होती जा रही थी। साल 2014 आते आते मामला इतना बिगड़ चुका था कि सोशल मीडिया पर खुलकर आरोप लगने लगे। पाकिस्तानी पत्रकार महर तरार के साथ थरूर के कथित नजदीकियों की खबरें सुनंदा को अंदर से तोड़ रही थी। अब ये सब एक थ्योरी है या ये सब एक कथित बातें हैं कि वाकई नजदीकियां थी या नहीं थी। लेकिन 15 जनवरी 2014 को अचानक थरूर के ट्विटर अकाउंट से कुछ निजी चैट सामने आए और इंटरनेट पर जैसे भूचाल मच गई। उन मैसेजों में प्यार, अफेयर और धोखे की बू साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनंदा का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर खुलकर दिखाई देने लगा था। उन्होंने महर तरार पर गंभीर आरोप लगाए थे, यहां तक कि उन्हें आईएसआई एजेंट तक कह दिया था। दूसरी तरफ महर ने पलटवार करते हुए कहा कि सुनंदा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब ट्विटर पर चल रही ये जंग पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे बाद कहानी इतनी डरावनी दिशा में मुड़ जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता होगा। बताया जाता है कि इन सब घटनाओं के बीच सुनंदा बेहद तनाव में थी। उन्होंने अपनी एक दोस्त से कहा था कि मेरे पास शायद सिर्फ बचे कुछ 2 साल ही। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 17 जनवरी की शाम वो लाइन भविष्यवाणी जैसी लगने लगी। होटल के कमरे में जब दरवाजा खुला तो अंदर मौत पसरी हुई थी। सुनंदा बेड पर थी, बिल्कुल शांत, जैसे कोई गहरी नींद में हो। लेकिन ये नींद कभी टूटने वाली नहीं थी। और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी मौतों में से एक की कहानी, सुनंदा पुष्कर की कहानी। दरअसल सुनंदा की मौत की खबर सामने आते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ जाती है। होटल का कमरा सील कर दिया जाता है, हर चीज़ की तस्वीरें ली गई और धीरे धीरे वो डिटेल सामने आई जिन्होंने इस केस को और उलझा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरे मामले को साधारण मौत से उठाकर एक रहस्य बना दिया। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उनके गाल पर चोट थी, हाथ पर काटने जैसे निशान थे और शरीर पर करीब 15 चोटों के निशान पाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर ये आत्महत्या थी तो ये चोटें कैसे हैं, और अगर हत्या थी तो हत्यारा कौन था? रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौत अचानक और अस्वाभाविक थी। शुरुआत में कहा गया कि शायद दवाइयों के ओवरडोज से मौत हुई होगी, लेकिन जांच में शरीर में एंटी एंजाइटी दवाई की बेहद मामूली मात्रा में, जो शायद किसी की जान लेने के लिए काफी नहीं।
यानी मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो चुका था। इसी दौरान पोस्टमार्टम टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता का नाम अचानक चर्चा में आता है। उन्होंने दावा किया कि उन पर रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। टीवी चैनलों ने इसे कवर अप कहना शुरू कर दिया। हर रात डिबेट होती, हर चैनल अपने अपने एक्सपर्ट बैठाता और हर कोई अपने हिसाब से मौत का कारण बता रहा था। कोई इसे डिप्रेशन से जोड़ रहा था, कोई राजनीतिक साजिश बता रहा था, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल खोज रहा था। सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कुछ लोग ने तो यहां तक कह दिया कि सुनंदा को किसी रेडियो एक्टिव जहर से मारा गया। पोलेनियम नाम के खतरनाक जहर की चर्चा होने लगती है, वही जहर जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ चर्चित हत्या के मामलों में हुआ। अब विसरा के सैंपल अमेरिका तक भेजे गए, FBI लैब में जांच हुई, लेकिन वहां से भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ पुलिस की जांच बार बार दिशा बदल रही थी। पहले आत्महत्या की बात हुई, फिर अचानक हत्या का मामला दर्ज हो गया। साल 2015 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने बयान दिया कि यह हत्या का केस है। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन सवाल फिर भी वहीं था, अगर हत्या हुई तो किसने की? जांच एजेंसियां जवाब ढूंढने में लगी थी और मीडिया हर दिन नया एंगल निकाल रही थी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर की भूमिका को लेकर। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने SIT की जांच की मांग तक कर डाली। अदालतों में याचिकाएं पहुंची। पुलिस ने हजारों पन्नों की चार्जशीट तैयार की। 4 साल चली लंबी जांच के बाद 2018 में पुलिस ने थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया, मगर थरूर लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा। अब यही बात है कि दरअसल उस दौरान जो सरकारी आवास था थरूर जी का, उसमें कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था और इस वजह से उन्होंने कुछ दिन के लिए होटल में रुकने का फैसला किया था। तो जिस दिन कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर रुकी थी, उस दिन थरूर को एक पार्टी मीटिंग में जाना था और वो सुबह निकल जाते हैं। अब जब वो सुबह निकल जाते हैं तो दिन के टाइम जो रिसेप्शनिस्ट और जितने होटल स्टाफ था, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सुनंदा अपने कमरे में पानी और सोडे मंगा रही थी। जाहिर सी बात है वो शराब पी रही थी। अब कट टू, जब थरूर पार्टी मीटिंग से रात को वापस लौटते हैं तो वो कमरे की घंटी बजाते हैं। अब कमरे की घंटी बजाते हैं तो दरवाज़ा कोई खोलता नहीं, तो उन्हें लगता है कि सुनंदा सो रही है। अब जब बहुत देर हो जाती है तब जाके वो एक दूसरी मास्टर की से वो दरवाज़ा खोलते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो सुनंदा सो रही होती है। बार बार उठाने के बाद जब वो नहीं उठती तो थरूर घबरा जाते हैं और जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको बुलाया जाता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि सुनंदा इस दुनिया में नहीं रही। खैर, ये मामला इस तरीके से हुआ था। तो जब थरूर ने यह दावा किया कि उनको इस केस में फंसाया जा रहा है, तब तक जनता की अदालत अपना फैसला सुना चुकी थी। टीवी चैनलों ने उन्हें कभी खलनायक तो कभी दुखी पति की तरह पेश किया था। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोगों को लगा कि सच छुपाया जा रहा है, जबकि कुछ का कहना था कि बिना सबूत किसी इंसान को दोषी ठहराना गलत है। इस केस की सबसे डरावनी बात यही थी कि हर नया जवाब अपने साथ कोई नए सवाल लेकर आता था। कमरे में मौजूद रहस्य, चोटों के निशान, जहर की थ्योरी, ट्विटर विवाद और राजनीतिक दबाव, सब कुछ मिलकर इस कहानी को किसी क्राइम थ्रिलर जैसा बना रहे थे। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, यहाँ एक असली इंसान की मौत हुई थी, जिसकी सच्चाई आज तक धुंध में छुपी हुई है। अब समय बीतता गया, लेकिन सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अदालतों में सुनवाई चलती रही, पुलिस नई नई थ्योरी पेश करती रही और मीडिया हर साल इस केस को फिर से जिंदा कर देती थी। अब आखिरकार 2021 में दिल्ली की अदालत ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि सुनंदा की मौत आत्महत्या थी या थरूर ने उन्हें इसके लिए उकसाया था। अब जाहिर सी बात है, शशि थरूर का बरी होना तय था, क्योंकि जब एविडेंस निकाले गए तो थरूर जो थे उस दिन पूरे दिन पार्टी मीटिंग में थे, उनकी फोटो वगैरह हर जगह मौजूद थी। तो अदालत के फैसले के बाद थरूर ने कहा कि ये उनके लिए एक लंबे
बुरे सपने के खत्म होने जैसा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में कहानी खत्म हो गई थी? शायद नहीं, क्योंकि कानून की नज़र में भले किसी को दोषी साबित ना किया जा सके, लेकिन जनता के मन में उठे सवाल इतने आसानी से नहीं मरते। आज भी जब सुनंदा पुष्कर का नाम सामने आता है तो लोगों के दिमाग में वही होटल का कमरा, वही रहस्यमयी मौत और वही अनसुलझे सवाल घूमने लगते हैं। आखिर उस रात कमरे में क्या हुआ था, ये आज भी रहस्य है। सुनंदा के शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए थे, ये आज भी रहस्य है। अगर जहर दिया गया तो किसने दिया, और अगर आत्महत्या थी तो उसके पीछे असली वजह क्या थी? शायद इन सवालों के जवाब कभी ना मिले, लेकिन इस पूरे केस ने एक बहुत बड़ा सच जरूर सामने ला दिया। हाई प्रोफाइल दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और खतरनाक हो सकती है। सुनंदा की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया ने उनकी उपलब्धियों से ज्यादा उनके विवादों को याद रखा। यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। इंटरनेट और टीवी की दुनिया में किसी इंसान की मौत भी एक तरह से तमाशा बन जाती है। लोग सबूतों से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा करने लगते हैं। किसी की निजी जिंदगी को लाखों लोगों के मनोरंजन में बदल दिया जाता है। सुनंदा केस में भी यही हुआ। सोशल मीडिया पर रोज नई थ्योरी आती रही। किसी ने इसे इंटरनेशनल साजिश कहा, किसी ने लव ट्रायंगल कहा, किसी ने राजनीतिक खेल कहा। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक माँ, एक बेटी और एक संघर्षशील औरत की असली पहचान खो गई। सुनंदा के बेटे शिव पुष्कर मेनन और उनके परिवार ने कभी खुलकर थरूर पर आरोप नहीं लगाया। शायद वो भी इस अंतहीन शोर से थक चुके थे। मगर इंटरनेट की अदालत कभी शांत नहीं होती। वहां हर इंसान जज भी है, वकील भी है और जल्लाद भी है। यही वजह है कि सुनंदा पुष्कर की मौत आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली बनी हुई, और शायद आने वाले कई सालों तक बनी भी रहेगी। क्योंकि कुछ कहानियां अदालत में खत्म नहीं होती, वो लोगों के दिमाग में हमेशा जिंदा रहती। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज़।